नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारत के पब्लिक डोमेन में होने वाली उन तमाम चर्चाओं में से एक बेहद संवेदनशील, बेहद राजनीतिक रूप से एक तरह से लोगों को व्यामोहित कर देने वाला मुद्दा आरक्षण को लेकर। दोस्तों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल आया कि पदोन्नति में आरक्षण देने की जो ये परिपाटी है यह कहीं न कहीं गलत है और सरकार इसे जो है इसके बदले कोई और विकल्पों की तलाश करे। और इसके प्रत्युत्तर में सरकार के अटॉर्नीज ने, जो न्यायालय में सरकार के पक्ष रखते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि भारत सरकार के क्लास 1 और क्लास 2 सेवाओं में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की संख्या कहीं न कहीं अनुपात से कम है। दोस्तों, इस विमर्श के बाद, चूंकि एक आरक्षण इतना बड़ा संवेदनशील और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारत में सामाजिक समानता के एक तरह से प्रतीक के रूप में लिया जाता है, भारत में सामाजिक न्याय का जो एक इतना बड़ा मुद्दा है वह कहीं न केवल आरक्षण के ही इर्द गिर्द जिसे केंद्रित कर समाप्त कर दिया जाता है, उस मुद्दे पर एक बार पुनः व्यापक विमर्श की जरूरत है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि भारत का समाज अपने आप में उन तमाम वर्गों से भरा है जो वर्ग हजारों साल की कभी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, वह वर्ग जिसे अछूत समझ करके हमारा समाज हमेशा हिकारत की भाव से देखता रहा है, वह वर्ग जो तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों से वंचित रहा है, वह वर्ग जो बिल्कुल जहालत की जिंदगी जीता आया है। और जब भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो ये कहना पड़ेगा कि उस समय, उस समकालीन दौर में कई सारे समाज सुधार आंदोलन भी चल रहे थे और उन समाज सुधारों में कहीं न कहीं अस्पृश्यता निवारण भी एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था। देश के आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े प्रतिपादक और भारत के राष्ट्र पितामह कहे जाने वाले महात्मा गांधी के उन तमाम एक्टिविटीज में अस्पृश्यता निवारण भी एक बड़ा मुद्दा था, जिसके तहत वो तमाम हरिजन बस्तियों में ठहरा करते थे, जिसके तहत उन्होंने इस बहुत बड़ी आबादी को हरि के जन यानी कि भगवान के सेवक के रूप में, जिन्हें सबसे बड़ा सम्मानित दर्जा दिया था, जिन्होंने हमेशा एक तरह से मैला साफ करने और उसको रिलेटेड जितने भी भेदभाव जो हुआ करते थे उसके खिलाफ उन्होंने एक तरह से बिल्कुल बिगुल बजाया। और ऐसे में जब देश को आजादी प्राप्त हुई, संविधान लिखा गया, तो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी के एक तरह से भले के लिए उन्हें जो है एक तो अस्पृश्यता निवारण को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया, तो दूसरी तरफ राजनीतिक रूप में और प्रशासनिक रूप में अवसर प्रदान करने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। दोस्तों, देश में आरक्षण को लेकर के की जाने वाली सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और देश के पिछड़े और वंचित वर्गों को लेकर के की जाने वाली राजनीति के अब 75 साल पूरे हो चुके हैं। और जब हम इस पूरे एक तरह से मसले पर जब हम गौर फरमाते हैं तो हमें ये लगता है कि यह एक ऐसा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बना है जिस डिस्कोर्स से हमारी इस बहुत बड़ी वंचित आबादी के उन अधिसंख्य वंचितों को कोई फायदा नहीं प्राप्त हो रहा है। यह ठीक है कि इस आरक्षण, जो कि एक तरह से कहीं न कहीं एक ऐसा पॉलिटिकल हॉट केक है जिसमें किसी भी तरीके की सुधार की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर के बिल्कुल हलचल मच जाती है, विवाद पैदा हो जाता है और मैसेज ये जाता है कि यह वंचित आबादी के हितों के खिलाफ कही जाने वाली बात है। जबकि अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो जिस प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है और सरकारों ने बिल्कुल एक पॉलिटिकल करेक्टनेस टर्म को एक तरह से भरी भांति अपनाते हुए उसका बचाव किया और ये कहा कि सरकार के क्लास 1 और क्लास 2 में वंचित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो आरक्षण के औसत के मुताबिक, आरक्षण की मात्रा के मुताबिक वो उतना नहीं भर पाया है, तो ये बात और भी दुखदायी लगती है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि ये मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक रूप में दिया गया हो या प्रशासनिक रूप में,
राजनीतिक रूप से संसद में जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आरक्षित है सीट, वहां पर तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ही सांसद और विधायक या लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ करके और जीत करके आते हैं। प्रशासन को लेकर के ये सवाल उठा है कि अगर वहां जितना आरक्षण दिया जाता है 15% और 7.5% एससी और एसटी के लिए, और अब जो है कहीं न कहीं 27% अब ओबीसी अन्य पिछड़ी जातियों को भी वो आरक्षण दिया गया है और वो कोटा नहीं भरता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज की तारीख में पिछड़े वर्ग में, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों और ओबीसी के हों, उनमें काबिल लोगों की, पढ़े लिखों की तादाद कम नहीं है। और जो हमारे देश में जो बेरोजगार लोगों की एक बहुत बड़ी फौज है, अगर उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें बेहद काबिल एससी, एसटी और ओबीसी के लोग भी दिखाई पड़ते हैं। कहीं न कहीं हमारा ये जो सिस्टम है, जो हमारा ये निजाम है, जो स्वर्ण परस्त व्यवस्था से चालित है, जो एक तरफ कानूनी रूप से आरक्षण और सामाजिक न्याय की तो वकालत करता है, लेकिन वास्तविक रूप से उन वंचित वर्गों को सही हक देने को लेकर के उसमें वो तमाम जो है एक तरह से उसमें जो है लंगी मार देता है, उसमें तमाम तरीके की रुकावट डालता है। हम ये कहना चाहेंगे कि एक तरफ जब हम आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एससी के, एसटी को और ओबीसी को हम कम करते हैं, रियायतें देते हैं, इसलिए उन्हें अवसर मिले। लेकिन दोस्तों, हम कभी यह बात नहीं करते कि हम उन एससी और एसटी और ओबीसी के लोगों को, जो उनके करोड़ों छात्र हैं, नौनिहाल हैं, जो बड़े ही एक तरह से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके लिए अच्छी पढ़ाई करना और उसके सारे खर्चे जुटाना उनके लिए एक बहुत बड़ी संघर्ष सरीखी बात है। तो सरकारों के सामाजिक न्याय की नीति में आरक्षण ही हमेशा प्रबल रहा, सशक्तिकरण कभी प्रबल नहीं रहा। कभी भी सामाजिक न्यायवादियों ने और किसी ने भी यह बात नहीं कही कि देश के उन वंचित आबादी के लिए फ्री में कोचिंग दिया जाए, फ्री खाना दिया जाए, फ्री हॉस्टल दिया जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए, उन्हें काबिल बनाया जाए। हम एक तरफ आरक्षण देकर उन एससी, एसटी और ओबीसी को हम चाहते हैं कि वो कमजोर बने रहें, नाकाबिल बने रहें, अयोग्य बने रहे, और फिर हम उन्हें जबरदस्ती नौकरी के आरक्षण के जरिए उनमें प्रवेश तो करा देते हैं, लेकिन उनकी प्रोन्नति नहीं होती, वह एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाते, वह निजी क्षेत्र को और मल्टीनेशनल सेक्टर को आकर्षित नहीं कर पाते। यह ठीक है कि कुछ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी में कुछ ऐसे अपवाद हैं जिन्हें कॉर्पोरेट में, एमएनसी में और वो क्लास 1 के भी चमकते सितारे बनते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम यदि बिना योग्यता को परिमार्जित किए, बिना उन्हें सशक्त बनाए, बिना उन्हें योग्य बनाए, यदि हम उन्हें एंट्री देते हैं सरकारी सेवाओं में, तो हम उनका भला नहीं कर रहे होते हैं। हम कहना चाहेंगे कि ये जो आरक्षण की जो ये नीति है, यह केवल ओबीसी, एससी और एसटी के एलीट वर्ग को अवसर प्रदान करती है। अगर उनका पॉलिटिशियन पहले से स्थापित है तो वह राजनीतिक आरक्षण का फायदा उठाकर उनका बच्चा सांसद, विधायक और एक तरह से लोकल बॉडी में प्रवेश तो कर जाता है। लेकिन वो 90% जो वंचित तबके हैं, जो एक तरह से इन सारे माहौल से अनजान हैं, गंवार हैं, दूर दराज के जगहों में रहते हैं, जो एक तरह से नई जानकारी से महरूम हैं, जो उन्हें कहीं न कहीं वो अवसरों से अपने आप को एकात्म स्थापित नहीं कर पाए हैं। हम आरक्षण भी उन्हें ही प्रदान करते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट हो। हम आरक्षण उन्हें ही प्रदान करते हैं जिन्हें कम से कम 45% नंबर मिला हो। तो हम क्यों नहीं हम उन सारे 90% वंचित वर्ग के उन लोगों को पहले सशक्त बनाने का एक राष्ट्रीय महाअभियान चलाते हैं, एक टारगेटेड अभियान चलाते हैं कि हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के भीतर उन्हें सबसे पहले 100% साक्षर करेंगे, उन्हें हम ग्रेजुएट बनाएंगे, हम उन्हें काबिल बनाएंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि आईआईटी की परीक्षा की हम बात करें तो उसके एडमिशन में जो एक अर्हता निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग के लिए, जहां 88% क्राइटेरिया बनाया गया कि वह जेईई मेंस का अगर वो परसेंटाइल लाएगा तो वह एडवांस की परीक्षा दे सकता है, लेकिन वही ओबीसी के लिए वह क्राइटेरिया घट करके जो है वो 62% पर चला आता है। एससी के लिए वह क्राइटेरिया घट करके जो है वह 45% पर चला आता है, और एसटी के लिए वह क्राइटेरिया घट करके 34% पर चला आता है। अगर ये लोग अगर किसी तरीके से पास कर
कम योग्य बन करके, कम मेहनत करके अगर वो उनमें आईआईटी में प्रवेश ले लेते हैं, लेकिन जब आईआईटी में जब उन्हें एनुअल एग्जाम देना होता है तो वो अपने आप को नाकाबिल पाते हैं, वो अपने आप को अयोग्य पाते हैं। क्या हम उनका भला कर रहे होते हैं? क्या वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में वो कभी चुने जाएंगे, पिक किए जाएंगे? हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हम क्यों नहीं पटना के आनंद कुमार की तरह जो सुपर 30 चलाते हैं, जो कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग के बच्चों को वो ज्यादा एक तरह से योग्य बनाते हैं, तरजीह देते हैं। हम वैसा ही क्यों नहीं एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें हम केवल ओबीसी, एससी और एसटी के उन लाखों बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल कोचिंग, स्पेशल सुविधा सरकार के खर्चे पर दें, उन्हें योग्य बनाएं और फिर तो उन्हें हमें अवसरों से जो है उन्हें एक तरह से उन्हें जो है उसका फायदा दें, उन्हें अवसरों से जो है एक तरह से मुहैया कराएं। तो हम कहीं न कहीं ये आरक्षण की जो नीति है जिसमें किसी भी तरीके का संशोधन, किसी भी तरीके का रिवीजन इस तरीके से प्रतिक्रिया प्रदान करता है जैसे लगता है कि हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। जब हम दिल में अगर ये बात मान लें कि हमें देश की वंचित आबादी को देश की मेनस्ट्रीम में शामिल करनी है, तो कहीं न कहीं हमें उन तमाम गैर वंचित वर्गों को भी ईमानदारी दिखानी होगी। सरकारों से इस बात की पुरजोर मांग करनी होगी कि उनके एम्पावरमेंट का एजेंडा ज्यादा प्रबल बनाया जाए, न कि उनके रिजर्वेशन का एजेंडा। रिजर्वेशन कहीं न कहीं सब कुछ होने के बाद दिया जा सकता है, वह भी टाइम बाउंड दिया जा सकता है। जब एक बार कोई क्लास 1 एम्प्लॉय बन जाता है तो फिर उससे दोबारा आरक्षण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वह इतना एक तरह से सशक्त हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल सकता है। आरक्षणवादी, अम्बेडकरवादी यह तर्क देते हैं कि सामाजिक तौर पर हम क्लास 1 अफसर बनने के बाद भी पिछड़े हैं। तो गांवों में तो यह स्थिति जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन जब कोई क्लास 1 अफसर हो जाता है तो वह शहरों का बासिंदा हो जाता है। उसका क्लास, उसका समाज और उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल जाता है। तो कहीं न कहीं हम देश के वंचित आबादी के व्यापक हित की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें सशक्तिकरण के एजेंडे को आरक्षण के एजेंडे पर ज्यादा तरजीह देनी पड़ेगी। हमें कहीं न कहीं अगर 87 परसेंटाइल अगर हम तय करते हैं जनरल कास्ट के लिए, तो कहीं न कहीं हम उनके लिए 80% करें, 75% करें, हम उससे सीधे घटा करके 60, 45 और 32% पर न लाए। हम कहीं से भी उनका भला नहीं कर रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं प्रोन्नति में भी आरक्षण अगर देने की बात होती है तो यह भी गलत है। हम बिना किसी को योग्य बनाए, बिना किसी को काबिल बनाए अगर हम उसे ऊंचे पायदान पर बिठा देते हैं तो हम उसका भला नहीं कर रहे होते हैं। और रही बात कोटा नहीं भरने को लेकर, तो यह एक साजिश है सरकारों की कि वह ऊपर से सामाजिक न्याय का रोना रोकर आरक्षण को वह बार बार नए सिरे से 10-10 साल पर उसे अमेंड करके एक्सटेंड करती हैं, लेकिन अंदर खाने से कोटा नहीं भरने को लेकर के बुनियादी पहल नहीं करती हैं। हम आज तक नहीं देखते हैं कि देश में बहुत बड़े सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस या डीजीपी वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से आते हो। क्यों नहीं आते? जब उनमें योग्य लोगों की तादाद कम नहीं है। जब जेई के मेंस के परसेंटाइल लाने वाले में शेड्यूल कास्ट का बच्चा 99.8 परसेंटाइल ला सकता है, तो बाकी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के बच्चे क्यों नहीं ला सकते? हम क्यों चाहते हैं कि उनको अयोग्य बनाकर आरक्षण का झुंझुना देकर और कोटा हाथ में पकड़ाकर उनका एक तरह से हम सहानुभूति ले लेंगे और उनके जरिए देश की इतनी विशाल आबादी जो वंचितों की आबादी है, जो अभी तक पढ़ ही नहीं पाई, जो 7वीं नहीं पढ़ पाती, 7वीं पढ़ती है तो वो 10वीं नहीं पढ़ती, 10वीं नहीं पढ़ पाती तो वह कॉलेज नहीं कर पाती, कॉलेज नहीं कर पाती तो वो उच्च शिक्षाओं में, पेशेवर शिक्षाओं में, कॉर्पोरेट की नौकरियों में नहीं प्रवेश कर पाती। तो कहीं न कहीं हमें आरक्षण की नीति को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉल करना होगा, हमें व्यापक रिवीजन लाना होगा। हमें इस बात को बड़े ही ईमानदारी से ये कहना होगा कि देश के वंचित वर्ग के हित में जो सबसे बड़ी चीज है वह उनका सशक्तिकरण का एजेंडा सबसे बड़ी चीज है। लेकिन वंचित वर्ग के एलीट तबके के जो लोग हैं वो इस तर्क को अपने गले के नीचे नहीं उतारते, वो आरक्षण की बार बार झंडे उठाते हैं, चूंकि उनको बच्चे को आसानी से कम मेहनत करके उन्हें जो है नौकरी मिल जाए और इस सामाजिक न्याय का वह डुगडुगी जो है वो देश के कम से कम 80 करोड़ लोगों के लिए बजा दें। लेकिन देश का, माफ करिए, 80 करोड़ का ये वंचित तबका, उसमें 70 करोड़ इन सुविधाओं से, इन अवसरों से, इन एक तरह से
एडवांटेज से एक तरह से वो वंचित है, वो एक तरह से विमुक्त है, उसकी वो परिधि में नहीं आ पाता, और जो परिधि में आता है वह बिना ज्यादा पर्याप्त योग्य हुए उस मौके को पा जाता है, और फिर उसकी हंसाई होती है कि आईआईटी के परीक्षा में जितने कोटे के स्टूडेंट हैं वो एनुअल एग्जाम भी नहीं पास कर पाते। ये सुनकर के बड़ा दुख होता है। कहीं न कहीं ये नीति की बहुत बड़ी खामी है। हमें ये चाहिए कि वो तमाम दलित तबके के जो विचारक हैं, जो उनके जो एलीट थिंकर हैं, वो ईमानदारी से इस बात को कहें और ये सरकार पर दबाव डालें कि अगर आरक्षण का कोटा नहीं भरता है तो उसे संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से अनिवार्य बनाए, कंपलसरी बनाए। क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूं, सड़कों पर देखता हूं तमाम काबिल लोगों को जिन्हें इस सिस्टम में कोई मौका नहीं मिलता, उसमें बहुत बड़ी तादाद एससी, एसटी और ओबीसी के भी लोगों की भी मुझे दिखाई देती है। और जबकि दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारा कोटा नहीं भरता, तो यह बात गले के नीचे नहीं उतरती। आज 75 साल के बाद देश में वंचित वर्ग में भी ऐसी करोड़ों आबादी है जो खासी पढ़ी लिखी है, योग्य है, काबिल है, फिर आपका कोटा क्यों नहीं भरता? और कोटा अगर भरते हैं आप जो है प्रमोशन में अंधुई आरक्षण देकर के, तो ये कहीं से भी अच्छी नीति नहीं है। हम किसी को बैसाखी पकड़ाएं, इससे अच्छा है कि हम उसके हाथ और पैर इतने मजबूत करें कि वो अपने पैरों पर, अपने हाथ पर चल सके और अपने जीवन में अपने को बेहतर बना सके और अपना झंडा ऊंचा बुलंद कर सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हीं वंचित तत्वों में जो खिलाड़ी हैं, जो जंगलों से, गांवों से, उन बिगड़ इलाकों से देश का नाम रोशन करते हैं, अलग अलग खेलों में हमारा जो है झंडा सबसे ऊपर उठाते हैं, जो शारीरिक रूप से सशक्त हैं तो वह मानसिक रूप से भी सशक्त हो सकते हैं। उन्हें जरूरत है अवसर देने की, मौके देने की। हम आज भी देखते हैं जो ड्रॉप आउट रेशियो है प्राइमरी स्कूल में, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है, क्योंकि हम फंडामेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते। हम उनके माँ बाप के और अभिभावकों की आमदनी नहीं बढ़ाते, उन्हें आर्थिक सुरक्षा नहीं प्रदान करते। तो कहीं न कहीं दोस्तों, आज आरक्षण के बहाने देश में सामाजिक न्याय के, व्यापक सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाने की जरूरत है, जिसके तहत हम उन्हें आरक्षण नहीं सशक्तिकरण प्रदान करें और उन मुद्दे को उठाएं जिसमें कि बहुसंख्यक वंचित तबके को फायदा मिले। तो कहीं न कहीं आरक्षण का सवाल जो गाहे बगाहे, कभी एडमिशन में, तो कभी प्रमोशन में, कभी रिजर्व जॉब में, तो कभी जो है पॉलिटिकल कमिटी के गठन में जो ये उठाया जाता है, कहीं न कहीं वो इन इस विशाल तबके के लिए सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक अन्याय लाता है। यह कुछ चंद दलितों के और पिछड़ों के लिए इलीट वर्ग बनाने का काम करता है, और जो लोग सामाजिक आधार आरक्षण के लिए बनाते हैं वह कहीं न कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं। हम तो ये जानते हैं कि जिस तरीके से देश में जातिवाद खत्म हो रहा था, लेकिन हमारे लोकतंत्र की राजनीति ने उसे और जिंदा कर दिया। ठीक उसी तरीके से हमारे वंचित तबके देश के मेनस्ट्रीम में आ रहे थे और उन्हें उन तमाम बुनियादी सुविधाओं की दरकार थी, लेकिन उन्हें आरक्षण का झुंझुना देकर उनमें वह दलितवाद का परचम फहराया गया, वह उस कथित सामाजिक न्यायवाद को एक तरह से जो झंडा बुलंद किया गया, जो देश के विराट सामाजिक न्याय के बुनियादी जरूरतों के खिलाफ था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि देश में आरक्षण के सवाल को सीधे सशक्तिकरण से तय किया जाए और अगले 20 या 25 साल के भीतर देश के सभी वंचित तबके को हर मानक पर, हर क्राइटेरिया पर, चाहे वो जमीन का समान वितरण हो, पक्के का मकान हो, बिजली और इस्पात की उपभोग हो, या उनके प्राइवेट सेक्टर में उनकी नौकरियों का प्रतिशत हो, या पब्लिक सेक्टर में उनके बच्चों की पढ़ाई हो, या मल्टीनेशनल सेक्टर में उनकी उपस्थिति हो, इन सब का एक तरह से डाटा निकाला जाए। जातियों की गणना के बजाय उन तमाम जातियों का एक तरह से इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के एक एक आंकड़े सामने रखे जाएं, जिससे कि योजनाकारों की आंखें खुल जाएं कि भैया बहुत बड़ा गैप है, ये आरक्षण का झुंझुना बजाने से काम नहीं चलेगा। हमें कहीं न कहीं सशक्तिकरण के एजेंडे को व्यापक अमली जामा पहनाना होगा और इसे देश का वह मुद्दा बनाना होगा जो सबसे ज्यादा प्रोनाउंस हो और वह एक विराट सामाजिक न्याय का एक तरह से स्थान ले। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ इस एक महत्वपूर्ण सवाल पर मैं अपने इस परिचर्चा को विराम दूंगा और चाहूंगा कि आप अपने भी सुझावों से और अपने भी तकरीरों से हमें जो है लाभान्वित करें
और हमारे इस YouTube कार्यक्रम के बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से हमें नवाजें। हम यह भी चाहेंगे कि यदि हमारा ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये लगता है कि सचमुच सत्य असत्य और अर्ध सत्य की कसौटी पर ये कसा जाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें किसी न कोई पक्ष न कोई विपक्ष, केवल और केवल निष्पक्ष दिखाया जाता हो, कहा जाता हो, जिसमें केवल सच का साथ दिया जाता हो, जिसमें केवल मेरिट की बातें की जाती हो, जिसमें कि समाज, देश, लोकतंत्र के व्यापक भले की बात होती हो, जिसमें अर्थव्यवस्था, प्रशासन में केवल मेरिट की नीतियों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता हो, तो आप अपने आशीर्वाद कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके, शेयर करके और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें जरूर दें। मैं ये दोस्तों बार बार आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि मेरे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, ये आपके विवेक पर है, आपके चॉइस पर है। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करते हैं तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो दोस्तों फिर मैं अपने इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः आपसे बातचीत होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।